आज का ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको यह बात समझ आ जाएगी कि हमारे देश में लोग गरीब क्यों हैं, बेरोजगारी क्यों है, भूखमरी भ्रष्टाचार क्यों है, क्यों किसी भी व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री तक बना दिया जाता है लेकिन वो कितना भी ईमानदार क्यों ना हो वो इस सारी दिक्कतें दूर नहीं कर पाता। और हर 5 से 10 साल के अंदर लोगों को यह महसूस होने लगता है कि इस प्रधानमंत्री से तो कुछ नहीं हुआ, अब हमें किसी और को यहां पर बिठाना चाहिए। ऐसा तो उन्हीं लोगों को लग सकता है जो बहुत परेशान हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। आज का धर्मस्य मूलम अर्थ का एपिसोड इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे पहले के सभी एपिसोड्स में आपने यह समझा था कि कैसे बैंकर्स ने अमेरिका पर पूरे तरीके से अपना कब्जा कर लिया था और आज भी कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके बैंकर्स पूरी दुनिया पर शासन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 12वें एपिसोड की। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि अंग्रेजों ने यहां पर रहते हुए कैसे भारत की भोली भाली जनता को पूरे तरह से कंगाल कर दिया था। लेकिन सन 1930 के बाद से भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और तेज होने शुरू हो गए थे, जिससे अंग्रेजों को अंदर ही अंदर यह महसूस होने लगा था कि अब ज्यादा दिन वो यहां टिक नहीं सकते। इसीलिए समय रहते उन्हें यहां से निकलना होगा और निकलने से पहले भारत के लोगों को अमेरिका की ही तरह आर्थिक रूप से गुलाम भी बनाना होगा, ताकि भारत में रहे बिना ही वह बाहर रहते हुए यहां पर राज कर सके। अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए साल 1934 में अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की ही तर्ज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई। इसके बाद 1947 में अंग्रेजों के यहां से चले जाने के बाद 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन देश के सभी बैंकों की व्यवस्था जैसे पहले चल रही थी वैसी की वैसी ही रखी गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के लगभग 20 साल बाद 1969 में भारत के अंदर सरकार थी इंदिरा गांधी की। और 7 समुंदर पार अमेरिका के अंदर एक देशभक्त राष्ट्रपति गद्दी पर बैठा था, जॉन एफ कैनेडी। ये वही कैनेडी थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में बैंकरों का पुरजोर विरोध किया था और यह विरोध ही बाद में उनकी मौत का भी कारण बना था। 1969 में जॉन एफ कैनेडी ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में मशहूर अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गोल्डब्रेथ को भेजा। गोल्डब्रेथ वही अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बैंकों के पैसे बनाने की प्रक्रिया के बारे में कहा था कि बैंकों के पैसे बनाने की प्रक्रिया इतनी सरल है कि दिमाग चकरा जाता है। दिमाग इसलिए चकरा जाता है क्योंकि हमें कुछ और ही सिखाया गया है। जॉन केनेथ गोल्डब्रेथ की सलाह पर 1969 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। वैसे तो किसी बैंक का राष्ट्रीयकरण कर देने का मतलब यह नहीं होता है कि अब से बैंक कर्ज पर पैसे नहीं बनाएगा। बैंक की व्यवस्था तो ज्यों की त्यों ही रहती है, लेकिन राष्ट्रीयकरण होने का मतलब यह होता है कि अब से बैंक किसी स्वतंत्र कंपनी की तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकता, बल्कि अब वह सरकार के अंतर्गत आ चुका होता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने का मतलब बैंकों की व्यवस्था बदल जाना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी सरकार को बैंकों की व्यवस्था भी बदलनी है तो सबसे पहला कदम तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना ही होता है, जो कि इंदिरा गांधी ने भी किया। इंदिरा गांधी के इस कदम से बैंकर्स और बैंकर्स की कठपुतली अमेरिका बौखला गई। साल 2005 में अमेरिकी सरकार ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति निक्सन और पूर्व सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के बीच साल 1971 में हुई बातचीत को सार्वजनिक किया था। इस मामले में इंदिरा गांधी कुतिया है। हाँ, भारतीय हरामी होते हैं। भारत को जरूरत है एक और युद्ध लड़ने की, सालों को एक युद्ध लड़ने दो। अमेरिका की मदद पाकर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। Pakistan launched a full-scale war against us. युद्ध के दौरान भी तेल कंपनियों ने अमेरिका के इशारों पर काम करते हुए
भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था। तेल कंपनियों का यह रवैया देखते हुए इंदिरा गांधी ने तेल कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया था। हम बढ़ा रहे हैं तो इन सब चीजों का भी वो सामना कर सकेंगे। साल 1973 तक भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई घाटा नहीं था और भारत के पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार भी था। 1974 आते आते बैंकरों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कमी की खबर फैलवाकर तेल की कीमतें 4 गुना बढ़वा दी। तेल की कीमतें अचानक से बढ़ने की वजह से भारत को तेल का आयात करना बहुत महंगा बैठ गया। भारत के पास $629 मिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था, लेकिन तेल का आयात $1241 मिलियन का हो गया। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत को पहली बार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से विदेशी कर्ज लेना पड़ा। इस कर्ज की एवज में IMF ने कई शर्तें लगा दी। साल 1974 भारतीय राजनीतिक इतिहास का यह वो दौर था जब देश के अंदर रोजाना नए नए राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के विरोध में एक आंदोलन जन्म ले रहा था। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से लाखों छात्र सड़कों पर आ गए थे और देखते ही देखते यह आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन में बदल गया। भारत के अंदर पनप रही यह परिस्थिति विश्व शासकों के लिए बिल्कुल अनुकूल थी, जिससे वह इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा सके। जयप्रकाश नारायण खुद तो ईमानदार थे, लेकिन अमेरिका के सहयोग से कुछ गलत लोग आंदोलन में शामिल हो गए और इंदिरा के खिलाफ देश में माहौल तैयार कर दिया गया, जिससे हुआ ये कि 1977 में इंदिरा सत्ता से बाहर हो गई और अमेरिका की कठपुतली सत्ता में आ गए। प्रसिद्ध लेखक इंगदाल इस पूरी घटना के बारे में लिखते हैं कि हेनरी किसिंजर का बड़ा हाथ था ब्रिटिश के गहरे समन्वय के साथ। 1991 आते आते देश में राजीव गांधी की सरकार चल रही थी। राजीव गांधी थोड़ा थोड़ा विश्व में चल रहे षड्यंत्र को समझ रहे थे और पूरे तरह से बैंकर्स के हिसाब से नहीं चल रहे थे। उनके साथ भी वही हुआ जो अब तक होता आया था। 1991 में राजीव गांधी को भी मरवा दिया गया। इस हत्या में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का प्रमुख रूप से हाथ था। CIA कहने के लिए यह एजेंसी अमेरिका देश के लिए काम करती है, लेकिन असलियत में यह एजेंसी बैंकर्स की एक निजी खुफिया एजेंसी के ही रूप में काम करती है। राजीव गांधी को रास्ते से हटाने के बाद देश के अंदर PV नरसिम्हा राव की सरकार लाई गई। इस कठपुतली सरकार के रहते हुए भारत को एक बहुत गहरे आर्थिक संकट में फंसा दिया गया। LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन 3 नीतियों के चलते देश को बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने बिकने के लिए खुला छोड़ दिया गया। इस वजह से देश वैश्वीकरण के कुचक्र में फंस गया। इस पूरे षड्यंत्र में प्रमुख भूमिका रॉकफेलर के सिटी बैंक ने अदा की थी। फिर आता है साल 2004। देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बना दिया जाता है और देश को थोक के भाव लूटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। देश के बहुमूल्य खनिजों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौड़ियों के हिसाब से लूट रही थी। कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह का नाम किसी से भी छूटा नहीं है। ये वही मनमोहन सिंह है जो 2004 में देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले विश्व बैंक में काम किया करते थे। बाद में उनका काम देखते हुए उन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर भी बना दिया गया। एक समय ऐसा आ गया था कि देश की सरकार कोई भी पार्टी बना ले या फिर गठबंधन की ही सरकार क्यों न बन जाए, वित्त मंत्री तो मनमोहन सिंह को ही बनाया जाना तय था, जबकि मनमोहन सिंह तब तक किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे। लेकिन अमेरिका के कहने पर 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बना दिया गया। वित्त मंत्री बनते ही मनमोहन सिंह जी ने वो ही किया जो उन्हें सिखाया गया था। विदेशी निवेश के लिए देश के दरवाजे खोले गए और अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को न्योता दिया गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये विदेशी कंपनियां विदेश से अपने साथ लाती क्या है? क्या ये कंपनी जिस जमीन पर खड़ी होती है वो जमीन अपने साथ लेकर आती है क्या? नहीं, वो जमीन हमारे देश की होती है।
क्या कंपनी में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल अपने साथ लाती है क्या? नहीं, वो भी हमारे देश से लेती है। क्या कंपनी में इस्तेमाल होने वाले मजदूर अपने साथ लाती है क्या? नहीं, वो भी हमारे देश से उठा लेती है। तो फिर ये कंपनियां अपने साथ लाती क्या है? इस सवाल का आपको एक ही जवाब मिलेगा कि कंपनियां अपने साथ बहुत सारा पैसा लाती हैं, और पैसा तो ऐसी चीज है जो हम बना नहीं सकते। इसीलिए ये कंपनियां हमारे ऊपर दया करके हमारा उपकार करने के लिए 7 समुंदर पार से यहां आ जाती हैं। आप हमारे देश के नेताओं की मूर्खता की हद देखिए। मतलब कि रॉ मटेरियल हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, काम करने वाले कारीगर भी हमारे पास है, लेकिन सारी बात आकर रुक जाती है पैसे पर। वो पैसा जो भारत सरकार खुद बना सकती है। अगर आपने बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ी है तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। किसी भी प्रोडक्ट या फिर पूंजी को बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। आपके पास किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चा माल होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आती है तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी। आपके पास उस सामान को बनाने की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है लेबर यानी कि श्रम। आपके पास काम करने के लिए लोग भी होने चाहिए। और फिर चौथे नंबर पर आता है एक्सचेंज सिस्टम यानी कि विनिमय व्यवस्था। यानी कि आपके पास बने हुए सामान से लेकर खरीदने वाले व्यक्ति तक पहुंचने के लिए बीच में एक व्यवस्था होनी चाहिए। हो सकता है कि यह बात आपको सुनने में थोड़ी सी कठिन लग रही हो, लेकिन इस बात को मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कि एक कपड़े के पूरा बनने से लेकर आप तक पहुंचने के बीच में इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, जैसे कि कपास, रेशम या फिर अन्य कोई भी चीज। फिर दूसरी आती है टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके पास कपास से कपड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो कपड़ा नहीं बन पाएगा। अब तीसरा आता है श्रम, यानी कि आपके पास काम करने वाले मजदूर भी होने चाहिए। इन तीनों प्रक्रियाओं के होने के बाद अब जब कपड़ा तैयार हो चुका है तो इस कपड़े को आप तक पहुंचने के लिए चाहिए चौथी चीज, और वो है एक्सचेंज सिस्टम यानी कि पैसा। आपकी जेब में पैसा होगा तो ही आप इस कपड़े को खरीद सकते हैं, और तभी इस कपड़े के बनने का कुछ औचित्य रहेगा। अगर इस कपड़े बनने की पूरी प्रक्रिया को आप अपने देश पर लागू करके देखें तो आपको यह समझ आएगा कि हमारे पास रॉ मटेरियल यानी कि कपास है, हमारे पास कपास से कपड़ा बनाने की तकनीक भी है, हमारे पास फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले कारीगरों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लाखों लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं। दुकानें, मॉल, बाजार कपड़ों से लबालब भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोग नंगे रहने पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जेब में पैसा नहीं है, वही पैसा जो भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में बना सकती है। अगर सही मायने में आप देखें तो इन चारों चीजों में से कोई एक ऐसी चीज है जो कभी खर्च नहीं हो सकती, तो वो पैसा ही है। बाकी चीजें खर्च हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि अब आपको यह बात समझ आ रही होगी कि जब मोदी जी ये कहते हैं कि एफडीआई लाना जरूरी है और एक एक करके सारे सरकारी संस्थानों को, कंपनियों को बेचने में लगे हैं, तो किस बेवकूफी के चलते वो ये काम कर रहे हैं। और मोदी की जगह किसी और को भी इस देश का प्रधानमंत्री क्यों ना बना दिया जाए, वो भी यही काम करेगा। वो भी बैंकरों के हाथों में ही इस देश को बेचेगा, क्योंकि इसके अलावा उन्हें और कोई तरीका पता भी नहीं है। भारत जब सोने की चिड़िया था तो किसी विदेशी को अपने संसाधन बेचकर सोने की चिड़िया नहीं बना था, बल्कि अपने बलबूते पर बना था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।